जय श्री राम। नमस्कार। YouTube पे दर बदर भटकने से अच्छा है साथियों, इस एक वीडियो को देख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। कल जो आपका पेपर होने वाला है HI06 का, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर मैं आपके लिए ले आ चुका हूं। इसके अंदर से ही आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना, वीडियो चाहे कितना भी बोरिंग लगे, इस वीडियो को एक सेकंड भी बिना स्किप किए पूरा देखना है। और सेकंड ये कि जो अपने दोस्त है ना, जो आपके साथ क्लासमेट है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगे ना, इसका मतलब आपके जो 20 लेसन है ना HI06 हिस्ट्री ऑफ मॉडल वर्ल्ड का, उसके अंदर आपने 20 लेसन को नहीं पढ़ा है। ऑफकोर्सली नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इतना टाइम कहाँ है आपके पास। तो मैंने साथियों 1 घंटे के अंदर टोटल आपके 20 लेसन के बारे में बताया, 20 लेसन का संक्षेप बताया है, एजिटेड वो कि वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 4 भाग के अंदर मैंने 20 पार्टों का संक्षेप बता के रखा है, चारों भाग मिला के 1 घंटा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसको देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो आप देख लेते हो ना 4 वीडियो साथियों, तो 100% पेपर उसी के अंदर से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप 20 पार्टों को ही पढ़ लोगे तो उससे बाहर क्या आएगा। अगर आप उस 20 पार्टों को पढ़ के और इस मॉडल पेपर को समझ के जाते हो ना साथियों, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर 100% पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस पेपर को जान लेते हैं, इसके बाद वो चारों को चारों वीडियो जाके देख लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे को बताओ, क्या मैं एक ऐसा मॉडल पेपर लेके आऊं जिसमें से 70% कल के क्वेश्चन देखने को मिले। अगर हाँ तो कम से कम मेरे को 100 कमेंट इस वीडियो पे चाहिए। ऐसा मॉडल पेपर आपके सामने फेंक दूंगा ना, 70 से 80% आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा का सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, यूट्यूब पे भटकने से बेहतर है 4 वीडियो देख लो ताकि पूरी बुक समझ जाओगे, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इस मॉडल पेपर को ध्यान से एकदम आराम से समझ लो। ठीक है साथियों, चलो शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम। पहला क्वेश्चन है आपका, लियोनार्डो दा विंची कौन थे। पहला क्वेश्चन कौन सा है, लियोनार्डो दा विंची कौन थे। लियोनार्डो दा विंची पुनर्जगन काल के एक इतावली बहुश्रुत थे। वो एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, इंजीनियर, आविष्कार और वैज्ञानिक रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल है, जो उनकी कलात्मक प्रतिभा और विज्ञान जिज्ञासा को प्रदर्शित करती है। लियोनार्डो दा विंची कौन था। एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और इंजीनियर था, और एक वैज्ञानिक था जो क्या काम करता था, जो इन सभी के बारे में खोज करता था। ठीक है। दूसरा है मार्टिन लूथर कौन थे। कौन, मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर एक जर्मनी धर्मशास्त्री, प्रोफेसर और 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। कौन थे मार्टिन लूथर, एक धर्मशास्त्री थे और प्रोफेसर थे। उनके लेखन और शिक्षाओं ने रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों और प्रथाओं को चुनौती दी, जिससे यूरोप में महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे। तीसरा क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद को परिभाषित करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1000% आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के ले जाओ। कल आपको एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। साम्राज्यवाद अक्सर साम्राज्यवादी के लाभ के लिए क्षेत्रों को प्राप्त करने, उपनिवेश स्थापित करने या अन्य क्षेत्रों को देशों पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण लगाने के द्वारा एक राष्ट्र की शक्ति को प्रभाव विस्तार करने की नीति और अभ्यास को संदर्भित करता है। साम्राज्यवाद क्या है, एक ताकतवर शक्ति किसी अनताकतवर देश पर अपना राजनीतिक और आर्थिक रूप से शासन चलाना या अपना औपनिवेशिक बनाना ही साम्राज्यवाद है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। चौथा है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य वाक्य क्या है। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। फ्रांसीसी क्रांति साथियों 1917 के अंदर रूसी क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, जो मूल सिद्धांतों और आदर्शों को दर्शाता है, जिसने क्रांतिकारियों को 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की खोज में मदद की थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य वाक्य क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चौथा क्वेश्चन है आपका, यूएनओ कब अस्तित्व में आया था। ठीक है, यूएनओ द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, शांति और सुरक्षा बनाए रखने और वैश्विक मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए की गई थी। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2000% इसको लिख दो, 2100% लिख दो। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। इसको बनाने का मुख्य ध्येय क्या है, विश्व शांति, सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना। ठीक है। अब है आपका
पांचवा और छठवां क्वेश्चन, यूएनओ के विभिन्न निकायों के नाम लिखने। यूएनओ के अलावा और कौन कौन से संगठन हैं उनके नाम लिखने, किन्हीं 4 के नाम लिखने ताकि आपको 2 नंबर मिल जाए। मैं यहाँ पे ज़्यादा बता दे रहा हूँ, तो आपको 4 के नाम लिखने। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में विभिन्न निकाय शामिल है, जिनमें से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और विशेष एजेंसियां जैसे यूएनआईसीईएफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को और अन्य भी शामिल है। इसके साथ सेक्शन ए होता है आपका कंप्लीट। अब हम बात करने वाले आपके सेक्शन बी के बारे में, जिसके अंदर से साथियों आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, टोटल आपके 28 नंबर का आने वाला है। इसको कम से कम आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, मीन्स 1 पेज से 1.5 पेज या 2 पेज। इट्स ओके। औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5000% लिख के ले जाना, ये कल के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से शुरू हुई और भारत और बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में फैली कई प्रमुख कारणों से शुरू हुई, जो निम्नलिखित है। देखो, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से शुरू हुई थी और पूरी दुनिया में फैली थी। इनके प्रमुख कारण कौन कौन से थे वो पढ़ने वाले। पहला है तकनीकी उन्नति। भाप के इंजन, स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसे आविष्कारों ने उत्पादन प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी, जिससे वे अधिक कुशल और उत्पादक बने। पहला कारण क्या था फैलने का औद्योगिक क्रांति का? तकनीकी उन्नति। इसके अंदर इंजन, स्पिनिंग जैसे चीज़ों का आविष्कार कर दिया गया, जिससे पूरे के पूरे विश्व के अंदर ये चीज़ें फैल गई थी। दूसरा था संसाधनों तक पहुंच। ब्रिटेन के पास प्रचुर मात्रा में यानी उपयुक्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे कि कोयला, लोहा, अयस्क और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादन। ठीक है साथियों, ब्रिटेन के पास जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए साधन होते हैं, संसाधन वो था, जैसे कोयला था और लोहा था वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। तीसरा कारण था संलग्नता आंदोलन। सार्वजनिक भूमि के घेरे ने छोटे किसानों और कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया, औद्योगिक करने के लिए एक अधिशेष श्रम बल प्रदान किया। चौथा कारण था पूंजी संचय। पूंजीवाद की वृद्धि और व्यापार, उपनिवेशीकरण और बैंकिंग के माध्यम से पूंजी संचय के औद्योगिक उद्यमियों में निवेश करने के लिए धन उपलब्ध कराया। चौथा कारण था पूंजी संचय। ठीक है। पांचवा कारण था शहरीकरण। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, लोगों ने रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया, जिससे एक केंद्रीय श्रम शक्ति का निर्माण हुआ। क्या साथियों, चौथा कारण क्या था औद्योगिक क्रांति का? जो गांव के लोग थे वो शहरों की तरफ चले गए थे और वहाँ पे उनको शहरों वालों को सस्ती श्रम मिल गई, उसका भी औद्योगिक क्रांति पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। पांचवा है जनसंख्या वृद्धि। रहने की स्थिति में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य और बढ़ती हुई कृषि उत्पादन के कारण जनसंख्या में उछाल आया, जिससे औद्योगिक उत्पादन के लिए एक बड़ा श्रम पूल उपलब्ध हुआ। साथियों, पांचवा कारण था जनसंख्या में वृद्धि। देखो, अच्छी खेती और सामाजिक सुधार और अच्छी व्यवस्था के कारण लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, उससे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि होने से लोग जो शहरों की तरफ चले गए और वहाँ पे औद्योगिक धंधे थे उनको फायदा हुआ। छठवां कारण था बाजारों तक पहुँच। औपनिवेशिक विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क के विकास ने उद्योगों को और उत्पादों के लिए वस्तुओं के लिए बाजार खोल दिए। छठवां कारण था राजनीतिक स्थिरता। ब्रिटेन ने अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता का आनंद लिया। जो ब्रिटेन था उसने जो अपने औपनिवेशिक थे वहाँ की राजनीतिक चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा कंट्रोल कर दिया, जिसने निवेश, नवाचार और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा को प्रोत्साहित किया। इन कारकों ने औद्योगिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए संयुक्त किया, जिससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिक राष्ट्रों में समाज का परिवर्तन हुआ। 7 नंबर का क्वेश्चन था, हमने 7 पॉइंट आपके बता दिए ताकि आपका एक भी नंबर कटे नहीं। हमारा प्रयास ये रहेगा। दूसरा था आपका बास्तिल के पतन पर एक टिप्पणी लिखनी है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में, 1 से 1.5 पेज के मीडिया। क्या था बास्तिल, उसके बारे में पढ़ते हैं। 14 जुलाई सन 1789 को बेस्टिल का पतन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। बेस्टिल पेरिस में एक मध्यकालीन किला और जेल थी, जिसे शाही अत्याचार और उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। बेस्टिल के पतन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि इसने लोगों की शक्ति और राजशाही को चुनौती देने के लिए दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस घटना को सामाजिक और आर्थिक शिकायतों, भोजन की कमी और राजनीतिक अशांति से बढ़ावा मिला। बेस्टिल के पतन ने पूरे फ्रांस में क्रांति की लहर फैला दी, जिससे सामंतवाद का उन्मूलन हुआ। नेशनल
असेंबली का उदय हुआ और अंततः प्राचीन शासन का विघटन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन कौन था और उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है। उससे पहले आपको बता देता हूँ, जिन जिन को ये समझ में नहीं आ रहा है एक बार इस पूरे पेपर को पढ़ना, उसके बाद 20 अध्याय को संक्षेप को पढ़ना, उसके बाद वापस आके इस वीडियो को देखना, आपको पूरी की पूरी बुक समझ में आ जाएगी, प्रॉमिस। तीसरा क्वेश्चन, नेपोलियन कौन थे, उनकी उपलब्धियां बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे आमतौर पर नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, एक सैन्य और राजनीतिक नेता थे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरा और उनकी निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। नेपोलियन कौन था? एक सैन्य और राजनीतिक नेता जो फ्रांस की क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरा। इनकी प्रमुख उपलब्धता कौन सी थी? पहला था सैन्य विजय। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने उल्लेखनीय जीत की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया, फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार किया और पूरे यूरोप में फ्रांसीसी आधिपत्य स्थापित किया। उन्होंने एक शानदार सैन्य रणनीति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए ऑस्ट्रेलिटीज, चैना एसुनल और वग्राम जैसी लड़ाइयाँ जीती। पहला था सैन्य विजय। इसके द्वारा नेपोलियन ने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने फ्रांस, यूरोप था, यूरोप के अंदर फ्रांस नाम का एक देश था, तो इसने पूरे यूरोप के मध्य अपना आधिपत्य जमाया था और उन्होंने एक सैन्य रणनीति के अनुसार पूरे यूरोप को अपने अंडर कर लिया था। वैसा था नेपोलियन। दूसरी इसकी उपलब्धि थी नेपोलियन संहिता। नेपोलियन ने संहिता को लागू किया, एक व्यापक कानूनी प्रणाली को कानूनी समानता, संरक्षित संपत्ति अधिकार प्रदान करती है और योग्यता को बढ़ावा देती है। इससे कई देशों में कानून प्रणाली के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। दूसरा क्या किया इन्होंने? नेपोलियन संहिता जारी कर दी। उसके रूप में उसके अंदर लिखा कि कानून है ना, जो नागरिकों के अनुकूल होंगे और नागरिकों की सेवा करेंगे और उनकी योग्यता के अनुसार सब कुछ चलेंगे, लोगों के अनुसार चलेंगे। तो इस प्रणाली ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तीसरी सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि थी केंद्रीकृत शासन। नेपोलियन ने केंद्रीकृत नियंत्रण और कुशल शासन की स्थापना करते हुए फ्रांस के प्रशासनिक ढांचे में सुधार किया। उनके सुधारों ने शिक्षा को मानकीकृत किया और लोक निर्माण कार्य करने की स्थापना की और कर प्रणाली का पुनर्गठन किया। ठीक है। पांचवा है शर्त के साथ समझौता। नेपोलियन के कैथोलिक चर्च के साथ एक समझौते पर बातचीत की, जिससे राज्य और चर्च के बीच संबंधों में सुधार हुआ और फ्रांस में धार्मिक सहिष्णुता बहाल हुई। ये भी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेपोलियन ने चर्च के साथ एक समझौता किया और वहां पर धर्म सुधार के बारे में और धार्मिक चीजों के बारे में ज्यादा बात की। छठा है सांस्कृतिक विरासत। कला और विज्ञान के नेपोलियन के संरक्षण ने फ्रांस में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। फ्रांस के अंदर वापस से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व किया, जिन्होंने लोहर संग्रहालय की स्थापना की। लोहर संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा दिया और बौद्धिक खोज की प्रोत्साहित किया। यह है अब आपका सातवां। साथियों 6 नंबर तो वहां से मिल जाएगा और 1 नंबर संक्षेप लिखोगे तो टोटल आपके 7 में से 7 नंबर हो जाएंगे। हालांकि नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं अंततः उसके पतन का कारण बनी। 1812 में रूस पर उनका असफल आक्रमण और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उनकी हार ने उनके शासन को अंत को चिन्हित किया। अपनी अंतिम हार के बावजूद फ्रांस और यूरोप में नेपोलियन के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके सुधारों और सैन्य रणनीतियों ने राजनीतिक और कानून शासन में एक स्थायी विरासत छोड़ी है। साथियों नेपोलियन ने बहुत प्रयास किया, फ्रांस को पूरे यूरोप के अंदर आधिपत्य जमाया, लेकिन 1812 में रूस से युद्ध किया, उसमें असफल हो गया और 1815 में वाटरलू की लड़ाई लड़ी, उसमें हार गया। इससे नेपोलियन का अंत हो गया, पतन हो गया। लेकिन पूरे यूरोप के अंदर आज भी नेपोलियन के सारी बातों को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था पर और राजनीतिक रणनीतियों पर विचार किया था। अब है आपका आखिरी क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है जर्मनी में नाजीवाद का उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। कितने 1000% लिखो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देखने से पता चलना चाहिए कि दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर HI06 पेपर। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है जर्मनी में नाजीवाद के उदय पर एक टिप्पणी लिखनी है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम शॉर्ट रूप में NSDAP कहते हैं, क्या NSDAP, ठीक है, की चढ़ाई को संदर्भित करता है। नाजीवाद के उदय में योगदान देने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में अत्यधिक मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी सहित आर्थिक उथल पुथल ने
चरमपंथी विचारधाराओं के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। ठीक है, पहला कारण क्या था? आर्थिक संकट नाजीवाद का जर्मनी में। दूसरा कारण क्या था? व्यवसाय का साधन। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला व्यवसाय का साथ द्वारा जमुना पर थापा गई कठोर शर्तों ने आक्रोश को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए एक रैली स्थल प्रदान किया। तीसरा नाजीवाद का कारण था प्रचार और करिश्माई नेतृत्व। हिटलर के शक्तिशाली व्यक्तिगत कौशल के प्रभावी प्रचार अभियान जैसे कि मीन कैंप के प्रकाशन ने उन्हें समर्थन हासिल करने और उनकी विचारधाराओं को फैलाने में मदद की। चौथा था राजनीतिक अवसरवाद। विमर गणराज्य की कमजोरियों और राजनीतिक दलों के विखंडन ने एनएसडीएपीओ को राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी। अंततः 1933 में चांसलर के रूप में हिटलर की नियुक्ति हुई। पांचवा कारण था नाजी प्रचार। नाजियों ने यहूदी विरोधी भावनाओं सहित सामाजिक शिकायतों का कुशलता से शोषण किया और आर्य नस्ली श्रेष्ठता और सत्तावादी शासन के अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। छठा क्वेश्चन था शक्ति का समेकन। 1933 के अंदर सक्षम अधिनियम के माध्यम से हिटलर ने तानाशाही शक्ति हासिल की, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और एक अधिकाधिक शासन की स्थापना की। अब यह संक्षेप ताकि आपको 7 में से 7 नंबर पूरे के पूरे मिल सके। नाजीवाद के परिणाम स्वरूप नागरिक स्वतंत्रता का दमन हुआ, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, अंततः द्वितीय विश्व युद्ध को प्रकोप हुआ। होलोकॉस्टर की भयावह और नाजी आक्रमण के कारण हुई तबाही जर्मनी में नाजीवाद को पकड़ने की अनुमति देने वाली विचारधारा और स्थितियों को समझने और उनका सामना करने के महत्व को रेखांकित किया। साथियों, खंड अ के अंदर हमके 7 क्वेश्चन को पढ़ा, खंड ब के अंदर हम 4 क्वेश्चन के आपके पढ़ लिया ताकि कल के एग्जाम के अंदर आप आराम से इसे करके आ पाओ। फिर कहता हूँ एक बार भी इस लेसन का संक्षेप पूरा देख लेना ताकि कल एग्जाम के अंदर जाने के बाद एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़े, सिर्फ हाथ चले और आपका पेन चले। मेरा उद्देश्य एक ही रहता है। फ्री के अंदर इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। 15-20 साथी आपके पढ़ते हैं, 100% मुझे पता है। 15-20 तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, उनका भी भला हो जाएगा। कर भला तो हो भला। और एक चीज़ और है, उनको भी प्लीज़ बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसमें आपका खर्चा नहीं निकलता है, फ्री के अंदर बहुत सारा ज्ञान मिलता है। उसके अलावा मैं मॉडल पेपर भी डालने वाला हूँ, वो भी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई को व्यक्तिगत रूप में जानने के लिए है ना, नीचे व्लॉग चैनल की मेरी लिंक दे रखी है, उस व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पे नई नई चीज़ों के बारे में हम जानने को मिलेंगे। नया चैनल है, सपोर्ट करना आपका काम है। और जिनको भी शायरिया पसंद है या भाई को व्यक्तिगत एकदम रूप से जानना चाहते हो ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वो भी एकदम नया अकाउंट है। आप सभी लोगों का सहयोग की पूर्ण आवश्यकता है। सेक्शन सी है जो आपको लॉन्ग आंसर है, 14 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। पहला है धार्मिक सुधार आंदोलनों के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन जिसे प्रोटेस्टेंट सुधार के रूप में भी जाना जाता है, यूरोप में धर्म, राजनीतिक और समाज पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। यहाँ इसके परिणामों का विश्लेषण है। ठीक है, इसका विश्लेषण जानते हैं। पहला है ईसाई धर्म का विखंडन। ईसाई धर्म का विखंडन। सुधार ने पश्चिमी ईसाई धर्म को कई संप्रदायों में विभाजित किया, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप नई धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ और धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में विविधता आई। दूसरा था चुनौतीपूर्ण चर्च प्राधिकरण। सुधार ने रोमन कैथोलिक चर्च और उसके सिद्धांतों के अधिकारों को चुनौती दी। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे सुधारकों ने अनुग्रह की बिक्री, चर्च के भीतर भ्रष्टाचार और पदानुक्रमित संरचना की आलोचना की। इससे बाइबल के अधिकार की वापसी और व्यक्तिगत विश्वास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। तीसरा है प्रोटेस्टेंटवाद का प्रसार। सुधार ने पूरे यूरोप में फैल गया। ये सुधार धार्मिक पूरा यूरोप के अंदर फैल गया, जिसके विभिन्न देशों में प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थापना हुई। जर्मनी में लूथरनवाद, स्विट्जरलैंड के कैल्थीवाद और फ्रांस के कुछ हिस्सों में, इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद और विभिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रोटेस्टेंट आंदोलनों की प्रमुखता मिली। इस विविधता ने यूरोप में धार्मिक बहुवाद में योगदान दिया। ठीक है साथियों, ये हम पढ़ लें धार्मिक विश्लेषण के बारे में। चौथा है धार्मिक संघर्ष और युद्ध। सुधार के परिणाम स्वरूप धार्मिक संघर्ष और युद्ध भी हुए, जैसे फ्रांस के धर्म के युद्ध 30 साल तक। क्या? फ्रांस में धर्म के युद्ध और 30 साल का युद्ध।
इन संघर्षों को धार्मिक मतभेदों और सत्ता संघर्षों द्वारा बढ़ा दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण तबाही और जीवन की हानि हुई। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। चौथा है राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। सुधार के गहरे राजनीतिक और सामाजिक निहित थे। प्रोटेस्टेंट शिक्षाओं ने व्यक्तिगत विवेक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सभी विश्वासियों के पौरोहित्य पर जोर दिया था। इससे लोकतांत्रिक आदर्शों के विकास, बाइबल पढ़ने पर जोर देने के कारण साक्षरता दर में वृद्धि और शिक्षा के प्रसार को प्रभावित किया। पांचवा था धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता। सुधार ने धार्मिक अनुरूपता धारणाओं को चुनौती दी और धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की अवधारणाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किए। ये विचार की व्यक्तियों को अपनी अवस्था का पालन करने और अधिकार होना चाहिए, इस अवधि के दौरान भी उभरा था। साथियों, इसके अंदर कम से कम आपको है ना 7 पॉइंट लिखने, ठीक है, जो 14 नंबर के क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ही हमने 7 पॉइंट लिखे थे, 7 में से 7 नंबर प्राप्त हुए। इसके अंदर 7 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन पहले इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद 7 पॉइंट लिखने हैं और फिर संक्षेप लिखना है। टोटल आपको 9 हो जाएंगे। उसमें से नंबर कैसे आएंगे? 7 जो आप पॉइंट लिखोगे ना, वो कम से कम 4-4 लाइन के लिखने, 3 से 4 पेज भरने हैं। तो उसके अंदर से क्या है, 7 एक पॉइंट के 2-2 नंबर मिलेंगे, तो 14 नंबर वहीं पूरे मिल जाएंगे। तो संदर्भ और संक्षेप का क्या मिलेगा, मतलब पूरे में से पूरे नंबर आने के आपके चांसेस रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन, ठीक है, धार्मिक विश्लेषण का 6वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन। सुधार का सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने धार्मिक विषयों से प्रभावित साहित्य, संगीत और कला के विकास को बढ़ावा देते हुए बाइबल के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद को प्रोत्साहित किया। शिक्षा पर जोर ने विज्ञान और दर्शन में प्रगति में भी योगदान दिया। और 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है काउंटर रिफॉर्मेशन। 7वां कौन सा है? काउंटर रिफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्च ने अपने स्वयं के सुधार आंदोलनों के साथ सुधार का जवाब दिया, जिसे काउंटर रिफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। इसने ट्रेंट की परिषद सहित कैथोलिक चर्च के भीतर आंतरिक सुधारों को जन्म दिया, जिसने सुधार को द्वारा उठाई गई आलोचनात्मक को संबोधित किया। अंत में धार्मिक सुधार आंदोलन ने यूरोप में गहरी परिवर्तन लाया। इससे धार्मिक विखंडन, राजनीतिक संघर्ष, नई धार्मिक परंपराओं का प्रसार और लोकतांत्रिक आदर्शों और धार्मिक स्वतंत्रता का उदय हुआ। इसका प्रभाव धार्मिक क्षेत्रों में बड़े बड़े और सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास को प्रभावित किया, जो आधुनिक दुनिया को आकार देना जारी रखता है। विशेष रूप से संक्षेप रूप से अगर आप जानोगे कि धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, तो धार्मिक सुधार आंदोलन ने यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने धार्मिक विखंडन, राजनीतिक संघर्ष और धार्मिक परंपराओं का प्रसार किया, लोकतंत्र को स्थापित किया। इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा, सांस्कृतिक रूप से और बौद्धिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी, और आधुनिक दुनिया को एक नया रास्ता दिया। ठीक है, अब जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पूरे पीडीएफ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण करना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेके 26 नवंबर 1918 तक। ठीक है, अब जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक फैला एक वैश्विक संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप भारी तबाही और जीवन की हानि हुई। कई परस्पर जुड़े कारणों ने युद्ध के प्रकोप में योगदान दिया, जहाँ कुछ प्रमुख कारण यहाँ पर है और इनका विश्लेषण करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी जन हानि हुई थी। कम से कम 8 से 9 करोड़ लोग मरे थे और नागासाकी और हिरोशिमा पर इसी समय परमाणु हमले किए गए थे। पहला है वर्साई की संधि और जर्मन आक्रोश। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? वर्साई की संधि और जर्मन आक्रोश। किन किन के मध्य हुआ ये भी जान लो। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर थोपी गई कठोर शर्तों ने आर्थिक कठिनाई और अनसाई की भावना पैदा की। संधि के प्रावधान पर जर्मन नाराजगी, जिसमें क्षेत्रीय नुकसान और बड़े पैमाने पर मरम्मत शामिल है, राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी और एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के उदय में योगदान दिया। पहला कारण तो यह था, वर्साई की संधि और जर्मन आक्रोश। दूसरा था फांसीवाद और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का उदय। जर्मनी, इटली और जापान में फांसीवादी शासनों के उदय ने आक्रामक विस्तारित नीतियों को जन्म दिया। हिटलर का उद्देश्य यूरोप में एक प्रमुख आर्य साम्राज्य स्थापित करना था और मुसालिनो का नए रोमन साम्राज्य का इच्छा थी, और जापान द्वारा एशिया में क्षेत्रीय विस्तार की खोज परिणाम स्वरूप पड़ोसी देशों से संघर्ष हुआ। ये थे इनकी यूरोप की नीति। तीसरा था
तुष्टीकरण की विफलता और तुष्टीकरण की नीति। हिटलर कौन था? फ्रांस का मुख्य राजनेता था। हिटलर की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस जैसी प्रमुख शक्तियों द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति हिटलर की आक्रामक कार्यवाही को रोकने में विफल रही। हिटलर जर्मनी का राजनेता था। ठीक है। 1948 का म्यूनिख समझौता, जिसने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया की कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की अनुमति दी, आगे की आक्रामकता को रोकने में तुष्टीकरण की सीमाओं पर प्रदर्शन किया। यह भी एक मुख्य कारण था। चौथा कारण था सामूहिक सुरक्षा की विफलता। आक्रामक के कृत्यों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और रोकने में राष्ट्रसंघ की विफलता ने युद्ध के प्रकोप में और योगदान दिया। आक्रामक राष्ट्रों के खिलाफ और निर्णायक कार्रवाई करने में लीग की असमता ने उसके विश्वसनीयता को कम कर दिया और सामूहिक सुरक्षा के ढांचे को कमजोर कर दिया। ठीक है। छठा क्वेश्चन था आर्थिक अवसाद और सामाजिक अशांति। 1930 के वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसे आप मंदी भी कह सकते हो, 1930 की वैश्विक आर्थिक अवसाद 1930 के वॉल स्ट्रीट क्रैश से शुरू हुआ। कई देशों में उच्च बेरोजगारी दर, गरीबी और सामाजिक अशांति कारण बना। आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक अस्थिरता ने चरमपंथी विचारधाराओं के उदय और तनाव को बढ़ने के लिए उर्वर जमीन प्रदान की। छठा सबसे बड़ा कारण था गठबंधन प्रणाली और कूटनीति की विफलता। गठबंधनों और संधियों के जटिल जाल ने एक अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण किया। कूटनीति की विफलता और वार्ताओं के टूटने, जैसे कि क्षेत्रीय विवादों और परस्पर विरुद्ध हितों को हल करने में विफलता ने तनाव को और बढ़ा दिया और युद्ध के प्रकोप में योगदान दिया। सातवां मोस्ट इंपोर्टेंट है निशस्त्रीकरण के प्रयासों की विफलता। 1921-22 में वाशिंगटन नौसेना सम्मेलन और 1930 के दशक में निशस्त्रीकरण सम्मेलन जैसे निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने और सैन्य निर्माण को सीमित करने को अंतर्राष्ट्रीय प्रयास स्थायी शांति प्राप्त करने में विफल रहे। प्रमुख शक्तियों विशेष रूप से जर्मनी और जापान द्वारा पुनः सशस्त्रीकरण कार्यों में संघर्ष की संभावना को बढ़ा दिया। सातवां सबसे बड़ा क्या कारण था? निशस्त्रीकरण। 1921-22 में वाशिंगटन नौसेना ने एक सम्मेलन किया और 30 में भी एक सम्मेलन किया कि भाई अब हथियार नहीं बनाएंगे जिससे विश्व शांति हो, लेकिन इनका कहना नहीं माना जापान और जर्मनी ने, और इन्होंने गुप्त रूप से हथियार बनाना शुरू कर दिया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अंत में संक्षेप के अंदर आप जानना चाहो तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुआयामी यानी बहुत सारे, जिनमें वर्साई की संधि ने अनसुलझे मुद्दे, फांसीवाद शासनों का उदय, आर्थिक कठिनाइयाँ, कूटनीतिक विफलताएं शामिल थी। प्रमुख शक्तियों को आक्रामक कार्यवाही, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक विश्वासों में एक अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में योगदान दिया। अंततः एक वैश्विक संघर्ष में बदल गया। युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति निर्माण और वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए एक नए ढांचे की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। साथियों, इसके साथ ये पार्ट होता है आपका कंप्लीट। साथियों, अगर ये मॉडल पेपर चाहिए प्लस इसके साथ एक और मॉडल पेपर चाहिए जिसके अंदर से एजिटेट आपको 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 20 पार्टों की समरी चाहिए पीडीएफ, इन तीनों के तीनों पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी फीस रखिए 199 रुपये। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से पेमेंट करना स्कैनर पे और तीनों की तीनों पीडीएफ मिल जाएंगे। सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप सारा का सारा पढ़ सकते हो। अगर फ्री के अंदर सोचना समझना सब कुछ करना है तो 20 अध्यायों के संक्षेप में वर्णन है, नीचे मैंने चारों के चारों वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो सीरीज देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो मेरे पुरानी ऑडियंस है उन सबको पता है जो मैं बताता हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय ऑल डियर गाइज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और व्लॉग चैनल पर सपोर्ट बनाना। बाय बाय, लव यू।